हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस से पहले हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। पहले उसे रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि वेक्टर सबस्पेस क्या है। ओके, रिकॉल करते हैं वेक्टर स्पेस। ओके, जो वेक्टर स्पेस होता है इसको हम डिनोट करते हैं बाय वी ओवर एफ। ओके, जिसमें एफ हमारा फील्ड होता है और जो V होता है इट इज अ एडिटिव एबिलियन ग्रुप, राइट। अब हमारे पास क्या होता है, हमें सेट V गिवन है और हमें फील्ड F गिवन है। ओके, और हमें ये पता करना होता है कि जो V है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ओवर द फील्ड F। ओके, वी राइट इट एज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ओके, अब इसमें हमारे पास कुछ एक्सियम्स होता है, दैट इज कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये जो सेट है, अगर ये सेट सारी कंडीशंस जो भी रिक्वायर्ड है वो सेटिस्फाई करता है, देन इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ओके, एंड जब भी वेक्टर स्पेस की बात करते हैं वी हैव अ सेट V एंड अ फील्ड F। ओके, एंड जो एडिटिव एबिलियन ग्रुप है ये इसकी कंडीशन का ही पार्ट है। जो V है इसका एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है। ओके, हमने ये सब डिस्कस किया था ऑलरेडी। अब इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टीज होते हैं, आई मीन इसमें दो ऑपरेशंस है। पहले एक होता है एडिशन एंड एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब इसमें जो V के एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि कहा था V कोई सेट है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। जो V के एलिमेंट्स हैं उसे हम वेक्टर्स बोलते हैं और जो F के एलिमेंट्स हैं उसे स्केलर्स बोलते हैं। ओके, इसमें हमारे पास एडिशन में कंडीशन आती है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं x और y जो सेट V से बिलोंग कर रहा है तो उनका क्लोजर, क्लोजर मतलब जो भी ऑपरेशन गिवन है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स पे, और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद भी वो एलिमेंट्स सेट V में बिलोंग करने चाहिए। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की हो जाती है एंड इसमें अगर x y V से बिलोंग कर रहा है तो x प्लस वाई भी V से बिलोंग करना चाहिए। ओके, ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देयर इज वन मोर टर्म स्केलर। ओके, मल्टीप्लिकेशन हमें पता है बट यहाँ पे स्केलर का क्या मतलब है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा एक स्केलर वैल्यू और एक वेक्टर वैल्यू के बीच में होगा। ओके, स्केलर वैल्यू हमारी होती है अल्फा, लाइक हम अल्फा कंसिडर करते हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग कर रहा है, राइट। अब जो फील्ड है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम स्केलर्स बोलते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू F और ऐसे ही कोई एक एलिमेंट ले लेंगे V से। अब इनका प्रोडक्ट अल्फा x जो है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, V में। ओके, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस V की बात कर रहे हैं। दीज आर द क्लोजर कंडीशन। अब इसमें आगे जो कंडीशंस हम फॉलो करते हैं वो सभी एक्सियम्स होते हैं एडिटिव एबिलियन ग्रुप के। ओके, और एडिटिव एबिलियन ग्रुप में पहली प्रॉपर्टी क्लोजर ही होती है जो स्टार्टिंग में हमें चेक करनी है। देन उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स एंड देन हमारे पास होती है एबिलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ एग्जाम्स हैं जो हमें सॉल्व करके देखना होता है कि जो सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब इसमें हो गई ये सारे कंडीशंस, बट जब हम सब स्पेस की बात करते हैं उसमें हमें इतनी सारी कंडीशंस नहीं देखनी होती। ओके, ये काफी शॉर्ट हो जाता है। अब इसमें ऑल्सो वेरी फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि V मस्ट बी नॉन एम्प्टी, कोई एक एलिमेंट V में होना चाहिए। और मोस्टली इसे शो करने के लिए वी कैन से कि 0 अगर V से बिलोंग कर रहा है या आइडेंटिटी एलिमेंट V से बिलोंग कर रहा है ये नॉन एम्प्टी है। मतलब हमें सिर्फ ये शो करना होता है कि कम से कम एक एलिमेंट है जो V के अंदर है, उससे हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉन एम्प्टी। ओके, नाउ सब स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि V सेट है, राइट। इसका सबसेट हमने मान लिया W। अब V ने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करी ओवर फील्ड F, तो ये बन गया वेक्टर स्पेस। ओके, देन जो W है अगर वो भी जो वेक्टर स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करता है तो ये भी क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस। ओके,
सो हियर डेफिनेशन में इसे कैसे लिख सकते हैं, अ सबसेट W, ओके W अभी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का, और ये जो वेक्टर स्पेस V है इट इज ओवर द फील्ड F, राइट, सो इट इज V ओवर F is called a subspace of V. I mean ये जो सबसेट है ये सबस्पेस कब होगा V का, if कंडीशंस क्या है, if W जो सबसेट हमें गिवन है W itself is a vector space over filled F, जो सेम फील्ड है, दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो फील्ड है वो सेम रहेगा, जो W है वो V का सबसेट होगा, और वो वेक्टर स्पेस कब होगा, जब W भी ओवर F एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, ओके एंड ऑपरेशंस क्या होंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो W हमारा कोई सबसेट है V का, ओके एंड V है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, दैट इज V ओवर F। अब W अगर W if satisfies all vector space axioms over filled F, then W is a vector subspace of V, ओके सो इसको एग्जाम्पल से करते हैं। हमने प्रीवियसली डिस्कस करा कि R ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, और हमें ये भी पता है बाय रिजल्ट दैट Rn ओवर R इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। क्या रिजल्ट था कि अगर कोई फील्ड है nth डायमेंशन में देन ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, राइट, ऐसे ही R ओवर R और Rn ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। अब हमें ये V हो गया, दिस इज V, और ये फील्ड हो गया F। अब हमें चाहिए W, ओके सो W कोई सबसेट होगा R का, सो R का सबसेट है सपोज Q, हमने Q को सबसेट मान लिया, Q इज अ सबसेट ऑफ R, राइट, सेट ऑफ रेशनल नंबर है Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का, राइट, सो Q हमारा W हो गया, सो W इज इक्वल टू Q, और जैसा कि हमें पता है कि फील्ड सेम रहेगा, ओके एंड F हमारे पास है R, सो W ओवर R के लिए हमें चेक करना है कि ये जो W ओवर R है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर W ओवर R वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा देन ये वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, राइट। अब वेक्टर स्पेस के लिए क्या क्या कंडीशंस थी, सबसे पहला नॉन जीरो, सो सेट ऑफ रेशनल नंबर है Q, Q इज नॉन एम्प्टी, राइट, कोई एलिमेंट बता देंगे जो Q से बिलोंग करता है, 0 बिलोंग्स टू Q, दिस इंप्लाइज Q इज नॉन एम्प्टी, ओके देन हमें आगे कंडीशंस देखनी है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके सो एडिशन में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, क्लोजर की, एसोसिएटिविटी की, देन आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एंड देन लास्ट कम्यूटेटिव। अब ये जो सारी कंडीशंस हैं ये कंबाइंड कंडीशंस हमें ये ही बताती है कि जो V है दिस V इज एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप, राइट, और हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि R, Q एंड C आर फील्ड्स, ओके हमारे पास कैसे आता है, हमारे पास पहले आता है ग्रुप जिसमें कम कंडीशंस होते हैं, देन उसके बाद आता है रिंग, ग्रुप में सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, रिंग में 2 ऑपरेशंस होते हैं और कंडीशंस ज्यादा हो जाती हैं, देन इसके बाद आता है फील्ड। सो जो फील्ड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो ये दोनों तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ कुछ कंडीशंस इंक्रीज हुई हैं, जो बाकी की कंडीशंस है सेम वो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो अगर कोई सेट फील्ड है तो वो ऑब्वियसली रिंग और ग्रुप होगा ही, राइट, और हमें ये पता है कि R, Q एंड C आर फील्ड, सो वी कैन से कि जो Q है डायरेक्टली जो स्टार्टिंग की 5 प्रॉपर्टीज हैं ये हमें सेपरेटली सॉल्व नहीं करनी है, आई मीन एग्जाम में यू हैव टू शो, बट यहाँ पे वी कैन राइट कि वी ऑलरेडी नो दैट Q इज अ फील्ड, सो Q इज एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप, ओके। और अगर हमें ये लाइक जल्दी से रिकॉल करना है, सो क्लोजर में क्या आता है कि 2 एलिमेंट्स Q के लेंगे और उसका एडिशन, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके।
जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो दो ही ऑपरेशंस आएंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो क्यू में अगर हम क्लोजर देखना चाहें, क्लोजर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट्स हमने क्यू से मान लिए, अब रेशनल नंबर का सम अगर हम करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर ही होगा। सो दिस इज डन, और यहाँ पे वी हैव टू राइट फॉर ऑल, हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ओके, क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी जो होल्ड करता है, हम किसी भी फॉर्म में ऐड करें y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, कैसे भी एडिशन लेंगे ये सेटिस्फाई करेगा। देन आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमें ई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एक ही होती है। ओके, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से ऐड करें तो वो ही नंबर वापस आएगा, जैसे कि 0, और वो जो सेट है उससे बिलोंग करना चाहिए। ओके, जो ई है इट मस्ट बिलोंग्स टू क्यू। हम क्यू के बारे में बात कर रहे हैं अभी, राइट, हमें क्यू को ही एडिटिव एबिलियंट ग्रुप प्रूव करना है। ओके, सो ई क्यू से बिलोंग करता है, ऐसा हमें नंबर चाहिए। अब हमें पता है कि 0 है जो क्यू से बिलोंग करता है, राइट। अब हम किसी भी नंबर का x जो है वो क्यू से बिलोंग करता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्यू। अगर हम x की एडिशन 0 से करेंगे तो वो x ही आएगा, राइट। दैट मीन्स 0 क्या हो गई, आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज e इज इक्वल टू 0। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो आइडेंटिटी है ये सेट से बिलोंग करना चाहिए। हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 बिलोंग नहीं करता है तो वो एडिटिव ग्रुप ही नहीं बन पाता। ओके, और ये जो कंडीशंस है ये ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, राइट। हम एडिशन के लिए ये सारी कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स जो है हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट का। ओके, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो इनवर्स है, जो इनवर्स होगा हर एक एलिमेंट का वो सेट के अंदर आना चाहिए। ओके, सो अगर कोई x है जो रेशनल नंबर है एंड हमारे पास आइडेंटिटी है 0 जो रेशनल नंबर से बिलोंग करती है, सो x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, 0 बिलोंग्स टू q, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू q, राइट। ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो q से बिलोंग करे, जब हम उसका सम करें तो वो 0 आ जाए। अब कोई नंबर मान लेते हैं, सपोज सेट ऑफ रेशनल से 1/2, 1/2 0 के बराबर कब आएगा, जब हम लेंगे -1/2। सो अगर 1/2 हमारा x है तो -1/2 हमारा y है, और क्या -1/2 q से बिलोंग करता है, यस करता है। सो -1/2 बिलोंग्स टू q। सो ऐसे ही हर एक एलिमेंट का इनवर्स q से बिलोंग करेगा, राइट। हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं सो उसका नेगेटिव भी सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, राइट। सो इसमें इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया। एंड देन आता है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, कम्यूटेटिविटी में अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू q, हम किसी भी ऑर्डर में इसका सम लें वो बराबर ही आएगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ओके, दीज आर द इजी कंडीशंस जो हमें ग्रुप के लिए देखनी होती है। अब आती हैं कंडीशंस फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इससे हमें जल्दी पता चल जाता है कि एक्चुअली में वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने W लिया है ना Q ओवर R, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, और ये अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से पता चलेगा। सो इसमें सबसे पहली कंडीशन है क्लोजर चेक करना, राइट। हम क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर अब इसमें किस रिस्पेक्ट में है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, राइट। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें एक अल्फा लेना होता है फील्ड से, एंड फील्ड क्या है हमारा, R, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। एंड एक वेक्टर लेना होता है हमें V से, एंड V हमारा क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। और V तो हम नहीं मान रहे, ये W है क्योंकि हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं, सो W ही लिखेंगे। W क्या है, Q है। ओके, सो इनका हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई x, इट मस्ट बिलोंग्स टू Q। बट क्या एक फील्ड जो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम रेशनल नंबर से करेंगे
तो क्या वो रेशनल नंबर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो रेशनल है। अब जैसे हमारे पास ये बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे वी कैन राइट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि जो अल्फा है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और जो एक्स है, सॉरी, सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो एक्स है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है। रियल और रेशनल का जब प्रोडक्ट होगा तो वो रियल नंबर आएगा। हो सकता है क्योंकि रियल नंबर ही आएगा, ये तो ऑलवेज वाला केस है। पर रेशनल नंबर हर बार आए ये जरूरी नहीं। अगर हमारे पास अब रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर्स भी आता है, राइट। सो सपोज हमने इर्रेशनल नंबर ले लिया 2 एंड अंडर रूट 2, और इसका प्रोडक्ट हमने कर दिया एक रेशनल नंबर से, दैट इज 3/5। ओके, अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा 3/√2 डिवाइडेड बाय 5। सो क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा? नो, राइट, क्योंकि अंडर रूट 2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। अब ये एक इर्रेशनल नंबर फॉर्म हो गया। सो यहाँ से वी कैन गिव एन एग्जांपल, ऐसे हम शो भी कर सकते हैं कि जब एक रियल और रेशनल का प्रोडक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल है। ओके, सो पहली ही कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो क्लोजर है डज नॉट होल्ड, सो वी कैन राइट दिस डज नॉट होल्ड। So we can say this implies W over F is not a vector space, और W क्या है हमारा, that is Q over R is not a vector space, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q is not a vector space over filled क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब हमने कहा कि जो W है वो सबस्पेस जब माना जाएगा जब वो एक वेक्टर स्पेस होगा, बट ये तो वेक्टर स्पेस नहीं है। दिस इंप्लाइज W ओवर F is not a subspace of vector space V over F, और W over F हमारा था Q over R, एंड V वेक्टर स्पेस V over F था हमारा R over R, राइट। Q R का सबसेट है, बट जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, और अगर वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है तो वो सब स्पेस भी नहीं होगा। ओके, सो ऐसे हमें पता लगाना होता है कि जो सेट और सबसेट हमें गिवन है वेक्टर स्पेस का, वो उसका सबस्पेस है या नहीं है। ओके, अब इसमें ये जो हो गया ये तो बाय डेफिनेशन हो गया कि ओके हमें पता है कि अगर हमें कोई सबसेट गिवन है तो वेक्टर का सबस्पेस होने के लिए, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होने के लिए उसे खुद एक वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा सेम फील्ड पर, राइट। बट इसको सॉल्व करने के लिए आगे फर्दर हमारे पास टेस्ट होते हैं। ओके, अब इसमें हमने इतनी सारी कंडीशंस अप्लाई करी, हमने अलग से सेपरेटली सॉल्व करके देखा कि जो W है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अब ये सारी कंडीशंस अलग से सॉल्व ना करके हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है जिसमें हमें सिर्फ 3 कंडीशंस चेक करनी होती है। ओके, सो वो टेस्ट क्या होता है अब उसको डिस्कस करते हैं। सो इन जनरल अगर हमसे सब स्पेस की डेफिनेशन पूछी जाए वी कैन राइट इट लाइक दिस कि जो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब होता है। ओके, दीज आर द कंडीशन, फील्ड सेम होगा एंड जो ऑपरेशंस हैं वो भी सेम होंगे, दैट इज जो V के ऊपर ऑपरेशंस हैं वही W के ऊपर ऑपरेशंस होंगे। सो यहाँ पे हमने लिखा विद ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन V। ओके, W पे भी वही ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं जो V पर अप्लाई करे थे। ओके, अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है टेस्ट के बारे में। अब इसमें हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं एंड द नेम इज 2 स्टेप्स टेस्ट और 1 स्टेप टेस्ट, और इसको वी कैन से 2 स्टेप सबस्पेस टेस्ट और 1 स्टेप सबस्पेस टेस्ट। सो वी हैव रिटन टेस्ट फॉर सबस्पेसेस जिसमें पहला टेस्ट है 2 स्टेप टेस्ट। ओके, 2 स्टेप एज इन हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस है, बट एज यूजुअल पहली कंडीशन यही है कि हमें प्रूफ करना है कि जो सबसेट W है वो नॉन एम्प्टी। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट वन। So definition like a non-empty subset W
ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। हमें V ऑलरेडी पता है कि वेक्टर स्पेस है और W उसका अभी सिर्फ सबसेट है। ओके, अभी सबसेट सब स्पेस में कब आएगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is a subspace of V if and only if. If and only if is a both ways condition, right? अगर हमें जानना है कि जो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस कब है, तो हमें ये दो कंडीशंस चेक करनी है। और अगर हमें ऐसा गिवन है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो W है वो सब स्पेस है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा अगर W सब स्पेस है तो वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही। ओके, दैट मीन्स ये वाला x प्लस वाई बिलोंग्स टू W, ये क्लोजर अंडर एडिशन है, और ये अल्फा x बिलोंग्स टू W ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, राइट? दैट इज क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये दोनों कंडीशंस हमें पता है। सो अगर हमें ऐसा गिवन है कि W एक सब स्पेस है, तो हम कह सकते हैं कि W ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। ओके, और अगर हमें सिर्फ इतना गिवन है कि W सबसेट है V का, तो हमें चेक करना है और हमें जानना है कि वो सबस्पेस है या नहीं, तो उसके लिए हम ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वी कैन से बाय टू स्टेप टेस्ट इट इज अ सबस्पेस। ओके, सो ये दोनों तरफ से काम करता है। नाउ वी हैव वन स्टेप टेस्ट। अब जैसे कि टू स्टेप टेस्ट था, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस थी, और ये नॉन एम्प्टी वाली हमें हर बार देखनी होती है। ओके, सो ये जो दो कंडीशंस हैं ये अलग से हमें चेक करनी होती है, बट वन स्टेप टेस्ट में ये दोनों ही कंडीशन कंबाइन कर दी हैं। कैसे? यहाँ पे एडिशन हो रहा है, वेक्टर एडिशन, और हमसे कहा है कि अगर दो वेक्टर W में है तो उनका सम भी W में आना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करा है, जिसमें एक स्केलर वैल्यू है जो अल्फा है और एक वेक्टर है, और उसका प्रोडक्ट हमारा W में आना चाहिए, दैट इज सब स्पेस में आना चाहिए, इट इज अ वेक्टर सब स्पेस। सो अब इसमें हमने क्या करा, इसे कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा x है और बीटा y है, और इसका एडिशन कर दिया। अब दोनों कैसे कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है? ये सेकेंड कंडीशन है स्केलर प्रोडक्ट, राइट? आई मीन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अल्फा और x का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अल्फा स्केलर है x वेक्टर है, ऐसे ही अल्फा स्केलर है x वेक्टर है, यहाँ बीटा स्केलर है और y वेक्टर है। सो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला सेटिस्फाई हो गया, राइट? अब एडिशन में होता है दो वेक्टर्स का एडिशन। अब अगर अल्फा और x W में बिलोंग करता है तो अल्फा x क्या बनेगा? एक वेक्टर बनेगा, राइट? क्योंकि W के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, और फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बोलते हैं, राइट? और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, W क्या है? सबसेट है V का, मतलब W के अंदर वो ही एलिमेंट्स हैं जो V के अंदर है, राइट? सो V में वेक्टर्स हैं तो W में भी वेक्टर्स ही होंगे। सो इसमें क्या है, क्या किया है कि दो वेक्टर्स अगर W में है तो उसका सम भी W में आना चाहिए। अब हमें पता है कि जो अल्फा और x है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर बनेगा, ऐसे ही बीटा और y का जो प्रोडक्ट होगा वो भी वेक्टर बनेगा, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? वेक्टर एडिशन हो गया। सो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, सो ऐसे ही ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट। पहली कंडीशन हमेशा यही है टू शो कि जो सबसेट है वो नॉन एम्प्टी है। ओके, सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ। ये भी बोथ वेज कंडीशंस है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू W, दो वेक्टर्स हैं जो W से बिलोंग कर रहे हैं, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ऐसे ही दो स्केलर्स हैं जो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। एंड अगर ये इक्वेशन W से बिलोंग करेगी देन W हमारा क्या हो जाएगा? सबस्पेस हो जाएगा। ओके, सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। सो हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि जो हमें सबसेट गिवन है वेक्टर स्पेस का वो सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास जो सबस्पेस है उसमें दो कैटेगरीज आते हैं, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबस्पेस। ओके, सो एक बार वो देख लेते हैं। सो वी हैव इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबस्पेस। सो जैसा हमारे पास इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट होता है, ऐसे ही इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबस्पेस है। अब जैसे
कोई ए है सबसेट ऑफ वी, राइट। सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए के अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स बी के अंदर है। हो सकता है ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स कम हो और बी के अंदर ज्यादा हो, बट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब बी के ही होंगे, कोई भी एलिमेंट्स बी के बाहर का नहीं होगा। सो अगर ए के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट हो जाता है। प्रॉपर मतलब कंप्लीटली कंटेन्ड इन बी, वो उसके इक्वल टू नहीं हो सकता। सो ए इज कंटेन्ड इन बी। जैसे कि सपोज ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। सो इट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन द सेट बी। ओके, सो ए प्रॉपरली कंटेन्ड है, और अगर ये इसके बराबर हो जाए, दैट इज 1, 2, 3, 4 इज कंटेन्ड इन 1, 2, 3, 4, ये इसका सबसेट होगा बट इम्प्रॉपर, क्योंकि ये बराबर जा रहा है। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर एंड दिस इज अ प्रॉपर। प्रॉपर एज इन प्रॉपरली उसमें कंटेन्ड है। इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में ज्यादा होगा। ओके, सो ऐसे ही इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबस्पेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी राइट इफ V is a vector space, then V itself is a subspace of V, क्योंकि V is contained in V, but ये कैसा subspace होगा? Improper. So we write this is an improper subspace of V. अब इसमें हमारे पास एक और वेक्टर आता है, दैट इज अ जीरो वेक्टर। ओके, सो सपोज हमारे पास W है विच इज अ जीरो वेक्टर एंड इट इज ऑब्वियसली कंटेन्ड इन V, क्योंकि V नॉन एम्प्टी है। और जब भी हमें W को नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होता है तो हमें ये दिखाना होता है कि जीरो इज कंटेन्ड इन W। ओके, so non-empty के लिए we have to show that 0 belongs to W. Okay, so अगर W एक जीरो वेक्टर है एंड वो V का सबसेट है, I mean सबस्पेस है, तो वो कौन सा सबस्पेस होगा? इसको we call जीरो सबस्पेस। नाउ इसको सेपरेटली करते हैं कि अगर V हमें कोई सेट गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो। ओके, और हम अभी V की बात कर रहे हैं, सबस्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। और हमें जानना है कि ये जो सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड F? अभी जो फील्ड है ये कोई भी फील्ड हो सकता है। ओके, सो वी हैव टू चेक वेदर दिस V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। सो वेक्टर स्पेस में क्या क्या कंडीशंस थी? हमारे पास कंडीशंस आती थी अंडर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। एडिशन में हमारे पास क्लोजर आता है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। ओके, 5 कंडीशंस होते हैं। सो क्लोजर में ये है कि वेक्टर से हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए और उसका अगर हम सम करें तो वापस से वो वेक्टर में आना चाहिए। अब इसमें 0 है तो 0 तो वेक्टर में होगा ही। ओके, सो इसमें तो कोई और कंडीशन है नहीं, 0 प्लस एम्प्टी इज इन 0, आई मीन इज इन V। सो क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। देन एसोसिएटिविटी, सो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होगा ही। इसमें हम कैसे भी किसी को भी ऐड करेंगे वो वेक्टर में ही आएगा, 0 ही है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि वेक्टर से x हमने कोई वेक्टर से लिया और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट वेक्टर में होना चाहिए। जब हम उन दोनों का एडिशन करें तो हमारे पास वापस से x आना चाहिए, राइट। अब ये ऑलरेडी 0 है, सो 0 तो वापस से एक कोई भी एलिमेंट इसके साथ हम ऐड करेंगे, वेक्टर में तो अभी सिर्फ 0 ही है तो इसमें बाकी 0 ही होगा, तो ये 0 ही आएगा। सो लाइक आइडेंटिटी भी बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई कर रहा है, इनवर्स भी सेटिस्फाई करेगा। अब 0 का इनवर्स क्या होगा? वो खुद ही होगा, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 ऑलरेडी वेक्टर में है, सो इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। कम्यूटेटिविटी, 0 को कैसे भी ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एडिशन के अंदर जितने भी एक्सिम्स थे वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके,
अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें एक एलिमेंट फील्ड का लेके चलना होता है और एक वेक्टर से। अब वेक्टर में जो एलिमेंट है वो है 0। सो पहली कंडीशन है क्लोजर की, तो अल्फा मल्टीप्लाई एक्स होता है। अब यहाँ पे x हमारे पास 0 है, अल्फा मल्टीप्लाई 0 एंड वो आया 0। अब क्या 0 वेक्टर से बिलोंग करेगा? यस करेगा, क्योंकि 0 ही है एक वेक्टर में तो वो बिलोंग करता है। ऐसे ही हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x, जिसमें जो 1 होता है ये आइडेंटिटी है जो फील्ड से बिलोंग करती है। सो 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? x के प्लेस पे x ही आ रहा है, सो ये वाली भी सेटिस्फाई। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो भी सेटिस्फाई करेगा। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? एसोसिएटिविटी होता है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास होता है ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। ओके, जिसमें ए और बी स्केलर्स हैं और x वेक्टर है। अब x हो गया 0, सो इट इज ए बी 0 इज इक्वल टू ए बी 0। ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। ओके, सो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है एंड दिस इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, सो अगर हमें 0 वेक्टर गिवन है तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही। अब ऐसे ही अगर हमें कोई w गिवन है जो कि 0 वेक्टर है विच इज ऑब्वियसली इन v। ओके, v के अंदर 0 होगा ही सिंस v इज नॉन एम्प्टी। और यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि ये जो हमने बार बार कहा कि जो w है हमें उसे नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए हमें यही दिखाना होता है कि जो 0 वेक्टर है वो w से बिलोंग करता है और ये जो 0 वेक्टर है ये ऑलरेडी v में होता है। ओके, सो अब इसमें पहली कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई है कि 0, अगर हमें ये देखना है कि w सबस्पेस है या नहीं है। अब यहाँ पे v कोई भी वेक्टर स्पेस मान लेता है। ओके, जिसमें v हमारे पास अभी कोई वेक्टर स्पेस है और w हमें देखना है कि सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, अब w में सिर्फ एक ही एलिमेंट है दैट इज 0। पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यस 0 बिलोंग्स टू w, सो इट इज नॉन एम्प्टी। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन होती है वेक्टर एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की उसके बाद। सो अब इसमें किसी भी तरीके से एडिशन करेंगे, 0 वेक्टर है 0 आएगा, w में ही बिलोंग करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 में आएगा, 0 ही आएगा और वो w से बिलोंग करेगा। सो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो अगर हमें कोई 0 वेक्टर सबसेट गिवन है v का, सो वो क्या होगा? सबस्पेस होगा। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं 0 सबस्पेस। अब आता है प्रॉपर सबस्पेस। सो बाकी के जो सबस्पेस है जो भी या तो v और 0 को छोड़कर वो सभी क्या हो जाता है? प्रॉपर सबस्पेस। सो वी कैन राइट दैट द सबस्पेस other than 0 and v itself is a proper subspace of the vector space v. Okay, so this is improper subspace. अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये अप्लाई करना सीखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम बता सकते हैं कि जो सबसेट है वो सबस्पेस है या नहीं है। ओके, सो एग्जाम्पल में हम कुछ नोन सेट ले लेते हैं। ओके, हमें पता है दैट Q is contained in R, that is set of rational number is contained in set of real number and it is contained in set of complex numbers. Okay, हमें ये पता है and हमें पता है that C over R is a vector space. Okay, and C over Q is also a vector space. Okay, अब हम C over Q कंसिडर करते हैं so that हम R over Q के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकें। ओके, क्योंकि जब हम सब स्पेस की बात करते हैं तो जो फील्ड होता है वो फील्ड सेम फील्ड होना चाहिए, राइट? सो अगर ये R पर डिफाइन है सो जो C का हमें सबसेट लेना है वो भी R पर ही लेना है। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग कि V है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, एंड W जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस V का एंड W हम क्या ले रहे हैं? R। सो इसको क्यों कर लेते हैं? फील्ड इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ से C ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस। वी ऑलरेडी नो कि C ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस। अब हमें कोई सबसेट लेना है V का
एंड R इज अ सबसेट ऑफ C, राइट? सो अब हमें चेक करना है वेदर R over Q is a subspace. So we have to check whether R over Q is a subspace of the vector space C over Q or not. Okay. अब हमारे पास स्टार्टिंग में जो टेस्ट होता है वो क्या था, लाइक बिफोर हमने 2 स्टेप और 1 स्टेप टेस्ट से पहले क्या देखा था कि कोई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस जब होता है जब वो खुद एक वेक्टर स्पेस हो। अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि R over Q एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ओके, ये हमें पता है। सो डायरेक्टली हम ये भी शो कर सकते हैं कि R over Q एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और R C का सबसेट है, सो R C का सबस्पेस भी हो जाएगा। ओके, एंड फील्ड सेम है। बट अगर हमें टेस्ट की हेल्प से करना है, सो हम पहले 2 स्टेप टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो 2 स्टेप टेस्ट में पहले में क्या शो करना होता है, दैट 0 बिलोंग्स टू W। ओके, एंड W क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड 0 ऑब्वियसली बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, राइट? सो दिस इंप्लाइज W इज नॉन एम्प्टी। ओके, सो पहला स्टेप, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि W इज नॉन एम्प्टी, राइट? अब सेकेंड कंडीशन हमें चेक करना है कि इफ X एंड Y बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल, ओके, हर एक पॉइंट, हर एक वेक्टर के लिए हमें ये चेक करना होता है। सो वी यूज सिंबल फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W, x प्लस y मस्ट बिलोंग्स टू W। अब x कॉमा y सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, राइट? सो इनका सम भी एक रियल नंबर ही आएगा, सो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू R एंड इट इज डन। अब थर्ड कंडीशन होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर, राइट? So we take alpha belongs to the field F and it is for all alpha. ऐसे ही for all vector belongs to W, alpha x must belongs to W, right? So alpha किससे belong कर रहा है, set of rational number से। So for all alpha belongs to Q and for all x belongs to set of real number, alpha and x belongs to the set of real number, right? ये अल्फा एक रेशनल नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है। सो रेशनल नंबर और रियल नंबर का प्रोडक्ट तो रियल नंबर होगा ही होगा। ओके, सो ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सो फ्रॉम दिस इंप्लाइज R over Q is a subspace of vector space C over Q and it is done। ओके, सो 2 स्टेप टेस्ट से ये इतना रिड्यूस हो गया। अब हमने सबसे पहले Q ओवर R चेक करा था, राइट? Q ओवर R जो कि एक वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा था, राइट? उसमें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि रेशनल और रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल होगा हर बार, बट रेशनल और रियल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हर बार रेशनल ही आए। ओके, सो तब हमारे पास ये डिफरेंट केस था। ओके, सो इससे स्टेप्स रिड्यूस हो गए, हमें सिर्फ 3 कंडीशंस देखनी थी एंड वी आर डन। अब एक और एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं V इज Rn ओवर R, राइट? n स्पेस, Rn को V से n स्पेस। ओके, Rn का मतलब है इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल xn। ओके, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं सच दैट xi बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n। ओके, सो Rn के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं n एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो अगर वी आर सेइंग कि x बिलोंग्स टू Rn, राइट, n स्पेस, दैट मीन्स x एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं। ओके, that is x1, x2, x3 so on till xn। ओके, सो हमने वेक्टर स्पेस लिया Rn ओवर R, R एक फील्ड होता है, सो Rn ओवर R एंड दिस इज अ वेक्टर स्पेस एंड बाय रिजल्ट हमें ये ऑलरेडी पता भी है। अब W हम कोई सबसेट लेंगे V का, सो W हम क्या मान लेते हैं, W इज Rn में ऐसे एलिमेंट्स हैं, राइट? सो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स में कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। सपोज इट इज x1, x2 and so on and 0, 0, and so on till 0।
where x1, x2 belongs to R. ओके, सो हमने क्या कहा कि W है जो कि सबसेट है Rn का, एंड उसमें जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है और बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं. ओके, सिंपल. सो ये सबसेट होगा Rn का, राइट? क्योंकि जीरो तो R से बिलोंग करता ही करता है, राइट? x1 और x2 भी R से बिलोंग कर रहे हैं, सो Rn वाली सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो W is contained in Rn. So W is a subset of Rn. Okay, n space. अब हमें ये जानना है कि W over R एक सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा. ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं. पहली कंडीशन must be non-zero. So we have to show that W is non-empty, not non-zero. अब हमें दिखाना है कि जीरो मस्ट बिलोंग्स टू W. अब यहाँ पे जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर, जिसकी फॉर्म होगी 0 0 0 एंड सो ऑन टिल 0. सो क्या ऐसी फॉर्म जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हैं ये W में आ सकता है? अब x1 और x2 हमें गिवन है कि रियल नंबर है. ओके, सो जीरो एक रियल नंबर होता है, राइट? सो अगर हम x1 और x2 को लेट x1 is equal to x2 is equal to 0, this implies 0, 0, 0 and so on 0 belongs to W. This implies 0 belongs to W. So this implies W is non-empty. So it is done. 0 vector W से belong करता है, so it is non-empty. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकेंड कंडीशन, अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे. सो टेक फॉर ऑल x, y belongs to W. अब ये जो एलिमेंट्स W से बिलोंग कर रहे हैं इनकी फॉर्म कैसे होगी? ओके, अगर x W से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है x के अंदर n वेक्टर्स हैं, दैट इज x1, x2 एंड सो ऑन. बस स्टार्टिंग के दो नॉन जीरो है, बाकी के सब जीरो है, बट ये n टाइम्स जा रहा है. ओके, ये n टाइम्स फॉलो कर रहा है. ओके, nth वेक्टर्स हैं. सो x की ऐसी फॉर्म होगी और y की सपोज ऐसी फॉर्म है y1, y2 एंड बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो. ओके, और इसमें x1, x2, y1, y2 कैसे एलिमेंट्स हैं? रियल नंबर्स हैं. सो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. ओके, सो हमने कहा कि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W, इनका जो सम है वो भी W से बिलोंग करना चाहिए. सो अब इसका सम लेते हैं x प्लस y. अब इसको सम कैसे करते हैं? हमारे पास है x की फॉर्म ऐसी x1, x2 एंड दिस इज 0 0 एंड सो ऑन टिल 0, प्लस इसकी क्या फॉर्म है y1, y2 एंड सो ऑन टिल 0. ओके, 0 सो ऑन टिल 0. अब इसका सम करते हैं तो पोजीशन वाइज होता है, कोऑर्डिनेट वाइज. जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसका सम, देन सेकंड टर्म का सम, देन थर्ड टर्म का सम एंड सो ऑन. सो पहली टर्म का सम होगा x1 प्लस y1. ओके, सेकंड का x2 प्लस y2. थर्ड में इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, सो इट इज 0 प्लस 0 एंड बाकी की सभी टर्म्स क्या आएंगे? 0. अभी कैसी फॉर्म आ गई है? दिस इज x1 प्लस y1, दिस इज x2 प्लस y2 एंड बाकी की सभी फॉर्म्स क्या है? 0 0 एंड सो ऑन टिल 0. अब x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एक रियल नंबर होगा, राइट? रियल नंबर का सम एक रियल नंबर ही होता है. सो अगर x1 प्लस y1 R से बिलोंग करता है और x2 प्लस y2 भी R से बिलोंग करता है, सो ये सारी कंडीशन किसकी है? W की. W सेट का क्या कहना है कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी के जीरो होने चाहिए, और जो दो एलिमेंट्स है स्टार्टिंग वाले वो रियल नंबर के होने चाहिए. ओके, और जैसे W ने कहा, राइट, ये वाला पार्ट था. अब जैसा कि W में कंडीशन गिवन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. रियल नंबर का सम रियल नंबर में बिलोंग करता है, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं जो कि रियल नंबर है और बाकी के जीरो हैं. सो ये किससे बिलोंग कर रहा है? W से. और ये हमने क्या पता करा था? x प्लस वाई. सो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W, इनका सम भी W से बिलोंग करता है. सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेकेंड भी सेटिस्फाइड है. नाउ थर्ड कंडीशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो इसमें वी हैव टू टेक फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f. अब f क्या है? इसमें सेट ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स अल्फा भी एक रियल नंबर है. एंड फॉर ऑल
x belongs to w. ओके, दैट मीन्स x की कैसी फॉर्म है, अगेन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वेयर x इज इक्वल टू x1, x2, 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0, जिसमें x1 एंड x2 belongs to the set of real numbers. ओके, सो x की ये फॉर्म है और अल्फा सिर्फ एक सिंगल नंबर है, ओके, क्योंकि वो सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है. अब हमें लेना है प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई एक्स. सो अल्फा एज इट इज, ये कोई भी नॉन जीरो नंबर है, ओके, और यहाँ पे है x1, x2 एंड सो ऑन टिल 0. सो अगर अल्फा का इससे प्रोडक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा अल्फा x1, अल्फा x2 एंड अल्फा का प्रोडक्ट 0 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा. सो इट इज 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0. अगेन क्या ये W से बिलोंग करेगा? यस. क्यों? अल्फा एक फील्ड से एलिमेंट है और x1 एक रियल नंबर है, ओके, और जो फील्ड का एलिमेंट है वो भी एक रियल नंबर था. सो रियल नंबर और रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, राइट. सो वी हैव अल्फा x1, अल्फा x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. और ये W की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. n एलिमेंट्स हैं, यस. स्टार्टिंग के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, यस. बाकी के सब जीरो हैं, यस. स्टार्टिंग के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, यस. ओके, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट बिलोंग्स टू W. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दिस इंप्लाइज W over R is a subspace of Rn over R. सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस Rn over R. सो ऐसे हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. जो कंबाइन टेस्ट है उसमें हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंबाइन करना पड़ेगा, ओके. सो अगर कंबाइन देखना है तो वो भी जल्दी से इसी वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं. सो अगर हम वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, सो पहली कंडीशन तो इसमें वही होती है कि नॉन एम्प्टी प्रूफ करो. सो वी ऑलरेडी नो W इज नॉन एम्प्टी, हम प्रूफ कर चुके हैं टू स्टेप टेस्ट में. सो सेकेंड कंडीशन इसमें हो जाती है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मस्ट बिलोंग्स टू W, जिसमें अल्फा एंड बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द W, ओके, जिसमें एक्स वाई वेक्टर्स हैं, अल्फा बीटा स्केलर्स हैं. और हमें पता है कि अगर x और y W से बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी क्या फॉर्म है, ओके, x की फॉर्म है x1, x2, 0 एंड सो ऑन टिल 0. y की फॉर्म है y1, y2 एंड सो ऑन टिल 0, ओके, जिसमें x1, x2, y1 और y2 रियल नंबर्स हैं, ओके. अगर W से बिलोंग करते हैं तो ये सारी कंडीशंस हैं इसमें. अब अल्फा और बीटा फील्ड से बिलोंग करते हैं, दैट इज अल्फा और बीटा किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, ओके. सो ये फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं. अब हमें देखना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर ये भी W से बिलोंग करेगा तो W सबस्पेस हो जाएगा, सिंपल. सो अल्फा एज इट इज, एक्स के प्लेस पे वी राइट x1, y1, नॉट y1, x2 एंड 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0, सिंपल. देन बीटा के प्लेस पे बीटा और y के प्लेस पे y1, y2 एंड सो ऑन 0 टिल 0, ओके. प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा x1, अल्फा x2, 0, 0 सो ऑन टिल 0 प्लस बीटा y1, बीटा y2, 0 एंड सो ऑन टिल 0, राइट. यही फॉर्म आएगी प्रोडक्ट करने पर. अब इसको ऐड कर देंगे, पहली टर्म ऐड करेंगे, दैट इज अल्फा x1 प्लस बीटा y1, सेकेंड टर्म अल्फा x2 प्लस बीटा y2 एंड बाकी की टर्म्स 0 प्लस 0 होगा, सो ये भी 0, ये भी 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0, ओके. अब हमें ये देखना है कि अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये हमारा W में आ जाएगा, राइट. इसमें n एलिमेंट्स है, राइट. स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी के सभी जीरो हैं. अब हमें ये देखना है कि ये रियल नंबर है या नहीं है. अल्फा और बीटा ऑलरेडी R से बिलोंग करते हैं, राइट. x1 एंड y1, x2 एंड y2 भी R से बिलोंग करते हैं, राइट. सो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 भी R से बिलोंग करेगा. ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा. सब कुछ रियल नंबर में चल रहा है. रियल नंबर का हम प्रोडक्ट करें, एडिशन करें, वो एक रियल नंबर ही होगा. सो पहले प्रोडक्ट करा, रियल नंबर आया, प्रोडक्ट करा, रियल नंबर आया, ऐड करा, रियल नंबर. सिमिलरली अल्फा x2 प्लस बीटा y2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर.
So we get that this thing belongs to the set W. Okay, so we proved by one step test कि ये फॉर्म W से belong करती है. So इससे we can say कि W over R. So again we can say that W over R is a subspace of vector space Rn over R. राइट. सो ऐसे टेस्ट की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सबसेट है वेक्टर स्पेस का वो सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा. ओके, नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबस्पेस. ओके, सो नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबस्पेस. सो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर W1 है एक सबस्पेस है. ओके, एंड W2 है वो भी सबस्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F का. ओके, सो V ओवर F हमारा वेक्टर स्पेस है जिसके दो सबसेट थे W1 एंड W2 और वो दोनों सबसेट ही उसके सबस्पेस हो गए. ओके, सो इनका इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ V ओवर F. ओके, सो अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, सो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम टू स्टेप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से. राइट. सो टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, अब हमें क्या क्या गिवन है. ओके, जब भी हम लिखते हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है कि W1 एक सब स्पेस है. ओके, एंड W2 एक सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का. ओके, अब हमें W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करनी है. सो पहली कंडीशन होती है कि हमें प्रूफ करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी होना चाहिए. राइट, हमें यही प्रूफ करना है. वी आर यूजिंग बाय टू स्टेप टेस्ट. ओके, हम टू स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हैं. सो पहला तो यही होता है कि नॉन एम्प्टी प्रूफ करो. दैट मीन्स दैट इज वी हैव टू शो दैट 0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. तो हमें क्या पता है, कि W1 भी सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है. और जो ये वन स्टेप और टू स्टेप टेस्ट होता है ये इफ एंड ओनली इफ होता है. दैट मीन्स ये दोनों तरफ से अप्लाई हो सकता है. सो अगर W1 सबस्पेस है तो हम कह सकते हैं कि 0 W1 से बिलोंग करता है. और अगर W2 सबस्पेस है तो हम अगेन कह सकते हैं कि 0 W2 से बिलोंग करता है. दैट मीन्स W1 एंड W2 नॉन एम्प्टी है. राइट, हम कह सकते हैं. सो सिंस वी राइट सिंस W1 and W2 are subspace of V over F, this implies 0 belongs to W1 and 0 belongs to W2. right, हम ऐसा बोल सकते हैं. अब 0 अगर W1 से भी बिलोंग करता है और 0 W2 से भी बिलोंग करता है, इसका मतलब है 0 इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है. राइट, सो हमें यही प्रूफ करना था कि 0 इंटरसेक्शन से बिलोंग करे और वी हैव प्रूव्ड इट. So this gives that this one is non-empty. So first condition is done. Now second condition है कि अगर दो elements W1 intersection W2 से belong करते हैं तो उनका sum भी उससे belong करना चाहिए. So let for all x, y belongs to W1 intersection W2. Okay. We have to show, हमें क्या show करना है? We have to show that the sum, that is x plus y, belongs to W1 intersection W2. Now, since we write कि अगर x, y W1 intersection W2 से belong करता है, इसका मतलब है कि x और y W1 से भी belong करता है and x, y W2 से भी belong करता है. राइट, हम ऐसे कह सकते हैं. अब अगर x y W1 से बिलोंग करता है और x y W2 से बिलोंग करता है तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता है कि W1 और W2 क्या है, सब स्पेस है. और बाय टू स्टेप टेस्ट हमें पता है कि अगर ये सब स्पेस है तो ये क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन. दैट इज जो सेकेंड कंडीशन होती थी कि अगर x y W से बिलोंग करता है तो उसका सम भी W से बिलोंग करेगा, वो सेटिस्फाई करते होंगे. राइट, सो वी गेट दैट x plus y belongs to W1 and x plus y belongs to W2. एंड यहाँ पे हम डाल सकते हैं रीजन सिंस W1 and W2 are subspaces. ओके,
सो अगर x प्लस वाई W1 से बिलोंग कर रहा है और x प्लस वाई W2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x प्लस वाई दोनों से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सो हमें यही प्रूव करना था, वी हैव टू शो दिस एंड इट इज डन। सो सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ थर्ड कंडीशन थी कि in third condition we have कि for all alpha belongs to the field F and x belongs to W, I mean for all x belongs to W, alpha x must belongs to W, ये कंडीशन थी, राइट। सो हमें प्रूफ करना है ये W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। सो अल्फा belongs to F एज इट इज रहेगा एंड लेट फॉर ऑल x belongs to W1 intersection W2 we have to show that alpha x belongs to W1 intersection W2। सो ये प्रूफ करने के लिए अगेन हम W1 एंड W2 का हेल्प लेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड कंडीशन के लिए करा। ओके सो अगर हम ये खुद से करेंगे तब भी इजीली हो जाएगा। सो हमें क्या पता है अभी तक कि हमें पता है कि जो x है वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करता है। ओके ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये कंडीशन लिखी थी टू रिकॉल। ओके सो क्वेश्चन में है कि अगर अल्फा f से बिलोंग कर रहा है और अगर वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है, सो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करना चाहिए। ओके क्योंकि हमें इस पूरे पार्ट को ही सबस्पेस प्रूफ करना है। ओके सो इस पूरे को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। सो क्या बता सकते हैं, हमें गिवन है कि जो x है हमने माना कि वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करता है। सो अगेन जैसे सेकंड स्टेप में करा था, अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो W1 से भी बिलोंग करता होगा और W2 से भी बिलोंग करता है। सो अगर x W1 से बिलोंग करता है और x W2 से बिलोंग करता है और अल्फा f से बिलोंग करता है और हमें ऑलरेडी पता है कि W1 और W2 सब स्पेस है, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा x मस्ट बिलोंग्स टू W1। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा x मस्ट बिलोंग्स टू W2। यहाँ पे अगेन वी कैन राइट द कंडीशन सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस। ओके और हम स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हैं कि जो वन स्टेप टेस्ट है, सॉरी टू स्टेप टेस्ट है, वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस फॉलो करता है, दैट मींस बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है वो। ओके सो दोनों तरफ से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जो कंडीशंस फॉलो करके हमें ये पता चलता है कि वो सबस्पेस है या नहीं है, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि वो सबस्पेस है, इसका मतलब है कि वो सभी कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है। ओके सो सिंस ये दोनों सबस्पेस हैं तो ऑलरेडी जो तीनों कंडीशंस थी ये सेटिस्फाई करता ही है। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली सेटिस्फाई करता है। अब अल्फा एक्स W1 से बिलोंग करता है, अल्फा एक्स W2 से बिलोंग करता है, दैट मींस अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 और हमें यही शो करना था। सो इट इज ऑल्सो डन। सो वी कैन राइट बाय टू स्टेप टेस्ट, बाय टू स्टेप सबस्पेस टेस्ट, वी कैन राइट बाय टू स्टेप सबस्पेस टेस्ट W1 intersection W2 is a subspace of vector space V over F and where W1 and W2 are also a subspace। जैसा मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है जस्ट वही रिपीट करना है। ओके सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सो सेकेंड प्रॉपर्टी में अगेन हमारे पास W1 एंड W2 है सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F। ओके इतना हमें गिवन है। देन इनका जो सम है दैट इज W1 प्लस W2 is also a subspace of vector space V over F। okay and we have one more thing, हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि अगर W1 W2 सबस्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ सबस्पेस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। दैट इज इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं इफ W1, W2 and so on till Wn are subspaces of vector space V over F, then the intersection W1, intersection W2, intersection W3, intersection and so on Wn is subspace of vector space V over F। okay so इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ये सभी सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के तो इन सब का इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा। ओके सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव कर रहे थे कि अगर W1 W2 सबस्पेस है
सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। और अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं देन इसमें पहले W1 प्लस W2 का क्या मतलब है, किस टाइप के वेक्टर्स है इसमें, वो देख लेते हैं। W1 प्लस W2 का मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे x प्लस y की फॉर्म में, सच दैट x बिलोंग्स टू W1 and y belongs to W2. Okay, so it contains these elements. So जो फॉर्मेशन होगी वो एडिशन की फॉर्म में होगी, जिसमें एक एलिमेंट W1 का होगा और एक एलिमेंट W2 का होगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है। हमें क्या पता है कि W1 W2 सबस्पेस है और हमें शो करना है कि W1 प्लस W2 भी सबस्पेस होगा। पहली कंडीशन क्या होती है, हमें दिखाना होता है कि 0 मस्ट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। और इससे हमें पता चलता है कि W1 प्लस W2 क्या है, नॉन एम्प्टी है, राइट। अब हमें पता है कि 0 W1 से बिलोंग करता है, राइट, और ऐसे ही 0 W2 से बिलोंग करता है। देन 0 प्लस 0 W1 प्लस W2 से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज 0 W1 प्लस W2 से बिलोंग करता है। सो इट इज डन। और ये वाला हम क्या लिख सकते हैं, सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस। ओके, सो जैसे हमने इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करा था, ये भी वैसे ही प्रूव हो जाएगा। ये इजी है, खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी के लिए वी हैव 2 एलिमेंट्स, हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं कि x, y जो है वो W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। जो x की फॉर्म है, x कैसा एलिमेंट होगा, x के अंदर 2 फॉर्म होंगे, x1 प्लस x2, जिसमें वी हैव टू मेंशन कि जो x1 है वो W1 से बिलोंग करता है और जो x2 है वो W2 से बिलोंग करता है। ओके, ऐसे ही y है, इसमें कैसी फॉर्म होगी, y1 प्लस y2 की, जिसमें y1 W1 से बिलोंग करता है और y2 W2 से बिलोंग करता है। ओके, तो अगर x1, y1 W1 से बिलोंग करता है और W1 एक सबस्पेस है, यहाँ पे वी मेंशन सिंस W1 is a subspace, this implies x1 plus y1 also belongs to W1। ऐसे ही x2 और y2 W2 से बिलोंग करता है। सिंस W2 is a subspace, इसका सम जो है x2 plus y2 ये W2 से बिलोंग करेगा, है ना। अब हमें बताना है कि जो x प्लस y है इसका सम इससे बिलोंग करना है। हमें क्या शो करना है, टू शो, वी हैव टू शो कि x प्लस y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, हमें ये शो करना है। x प्लस y की क्या फॉर्म होगी, x हमारे पास है x1 प्लस x2 की फॉर्म में। ओके, इसका सम हमें करना है विद y1 प्लस y2 से, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस y1 और इसको वी कैन राइट x2 प्लस y2, राइट। हमें शो करना है कि x प्लस y जो है वो W1 प्लस W2 से बिलोंग करता है। अब दिस x1 प्लस y1 W1 से बिलोंग कर रहा है, राइट, और x2 प्लस y2 W2 से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। इसको वी कैन राइट 1। फ्रॉम 1 हमारे पास आ गया कि दिस बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। हमने क्या बताया कि W1 और W2 में एलिमेंट्स कब बिलोंग करेंगे, जब उसकी फॉर्म सबमिशन में गिवन हो, x प्लस y में गिवन हो, जिसमें x W1 से बिलोंग करना चाहिए, y W2 से बिलोंग करना चाहिए, ऐसे ही बोला था। हमारे पास अब हमें देखना है कि ये फॉर्म W1 और W2 से बिलोंग करती है या नहीं करती है। हमने थोड़ा रीअरेंज करा, हमारे पास आया कि x1 और y1 का सम W1 से बिलोंग करता है, राइट, x2 y2 का सम W2 से बिलोंग करता है, दोनों सम में गिवन है, और ये W1 से बिलोंग कर रहा है, ये W2 से बिलोंग कर रहा है, राइट। ये सेटिस्फाई कर देगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो डन। अब थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमें क्या देखना है कि एक अल्फा है जो f से बिलोंग करेगा और x है जो W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। देन वी हैव टू शो दैट अल्फा x मस्ट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, है ना, हमें ये शो करना है। सिंस ये हमें टू शो में लिखना है, ओके, दिस इज टू शो, और ये फॉर ऑल x है और ये फॉर ऑल अल्फा है, राइट। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। टू शो हमें मतलब ये वाला पार्ट शो करना है। सिंस हमें पता है कि x बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, दिस इंप्लाइज x एक कैसा नंबर होगा,
ऐसा जिसमें दो नंबर्स का सम हो रहा है, x इज x1 प्लस x2, ऐसी फॉर्म होगी जिसमें x1 जो है वो w1 से बिलोंग करता होगा और x2 जो होगा वो w2 से बिलोंग करता होगा, राइट? इतना हमें पता है। सो अल्फा जो है वो एक फील्ड से बिलोंग कर रहा है सिंपली, सो अल्फा में कोई चेंजेस नहीं। अब हमें अल्फा x दिखना है, सो अल्फा x का मतलब है अल्फा x1 प्लस x2, जिसको वी कैन राइट अल्फा x1 प्लस अल्फा x2। सिंस यहाँ पे अगेन सिंस w1 एंड w2 आर सबस्पेसेस हैं, राइट? और x1 belongs to w1 कॉमा अल्फा belongs to f, तो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज अल्फा x1 किससे बिलोंग करेगा? w1 से। ऐसे ही x2 belongs to w2 एंड अल्फा belongs to f, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज अल्फा x2 must belongs to w2। सिंपल। अब अल्फा x1 ये w1 से बिलोंग कर रहा है, अल्फा x2 ये w2 से बिलोंग करता है और दोनों में सम हो रहा है, दैट मीन्स ये किससे बिलोंग कर रहा है? w1 प्लस w2 से, hence it is also done। So we can write that by two-step test w1 plus w2 is a subspace of vector space V over F। Okay, so second property is also done। Now we have one more property। So property of subspace में हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर w1 और w2 सबस्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा, राइट? एंड देन हमने इसको इन जनरल कहा कि अगर हमारे पास n सबस्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा। सो क्या अगर इनफाइनाइट सबस्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा? सो उसका आंसर भी यस होगा। ओके, सो इसको वी कैन राइट दैट intersection of any number of subspace of a vector space V over F is also a subspace of vector space V। ओके, सो इंटरसेक्शन जिस भी नंबर में हम लेंगे वो हमारे पास एक सबस्पेस ही आएगा। ओके, अगर हम सबस्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है इट इज अबाउट यूनियन, कि ओके इंटरसेक्शन में ऐसा होता है तो क्या यूनियन में भी ऐसा होगा? सो यूनियन के लिए इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। So third property says कि let w1 and w2 be subspace of vector space V over F। Okay, so हमें दो सबस्पेस गिवन है w1 and w2। Then w1 union w2, अब हम यूनियन की बात कर रहे हैं, then w1 union w2 is a subspace of vector space V over F if and only if। अब यूनियन का सबस्पेस होने के लिए हमारे पास कंडीशंस आती है कि या तो w1 w2 में कंटेन हो या फिर w2 w1 में कंटेन्ड हो। ओके, सो दिस कम्स एज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी w1 यूनियन w2 सबस्पेस होंगे। और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, सो इट गोज बोथ वेज कि अगर w1 यूनियन w2 हमें गिवन है कि ओके हमें w1 यूनियन w2 गिवन है कि सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F के, तो हम कह सकते हैं कि w1 w2 में कंटेन्ड होगा या फिर w2 w1 में कंटेन्ड होगा। और अगर हमें सिर्फ इतना गिवन है कि दो सबस्पेसेस हैं और हमें पता लगाना है कि उनका यूनियन एक सबस्पेस होगा या नहीं होगा, तो हमें चेक करना होगा कि दोनों में से कोई किसी में कंटेन्ड होना चाहिए। ओके, सो इसको अब प्रूफ करते हैं। अब इसमें प्रूफ से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि अगर w1 और w2 सबस्पेस है तो उसका यूनियन क्या सबस्पेस होगा? अभी हम इस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि जरूरी नहीं है अगर हमें दो सबस्पेस गिवन है तो उसका यूनियन भी एक सबस्पेस है। ओके, सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। सो फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर स्पेस सपोज V गिवन है n स्पेस एंड फील्ड हमें गिवन है R। ओके, दैट मीन्स हमें वेक्टर स्पेस गिवन है Rn ओवर R। वी नो दिस इज द वेक्टर स्पेस, राइट? अब हमें इसका सबसेट चाहिए जो कि सबस्पेस फॉर्म करे। हमने ऑलरेडी देखा था कि w1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 कॉमा बाकी के टर्म्स 0 सबस्पेस फॉर्म करता है। सो इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता है। w1 हम मान लेते हैं इट इज x1 एंड बाकी की सभी वैल्यूज 0 टिल n और x1 बिलोंग्स टू R। ओके, ये सबस्पेस होगा V का, आई मीन इट इज कंटेन्ड इन V। ऐसे ही w2 मान लेते हैं इट इज फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज x1
और बाकी का 0. सो इसमें x1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r. ओके, या फिर इसे x2 मान लेते हैं. ओके, इज जस्ट अ नंबर, कुछ भी हो सकता है, एंड इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन V. एंड these two are subspace of this vector space. हमें पता है that W1 and W2 are subspace of vector space Rn over R. Okay, and you can separately prove to practice के लिए कि ओके W1 W2 सबस्पेस ही फॉर्म करेंगे. हम इसे 2 स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हैं और 1 स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हैं. ओके, सो W1 W2 आर सबस्पेसेस. अब हम इसके यूनियन की बात करते हैं. ओके, W1 यूनियन W2, इसका मतलब है दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड. ओके, सो W1 हमारे पास है x1, 0, 0 एंड 0. यूनियन W2 हमारे पास है 0, x2, 0 एंड 0. सो हमारे पास आया कि यूनियन में या तो इस फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या फिर इस फॉर्म में. ओके, सो ऐसे 2 टाइप्स के एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास जब हम यूनियन की बात करते हैं. अब इसमें हमें चेक करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं. तो पहला हमें चेक करना है कि इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी. ओके, हमें नॉन एम्प्टी चेक करना है. सो उसके लिए हमें शो करना होगा दैट 0 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2. ओके, सो इसके लिए ये हमें भी शो करना है. ओके, टू शो, सो लेट x1 इज इक्वल टू 0 एट इट बिलोंग्स टू R, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही R से बिलोंग करते हैं. Similarly, we can take x2 is equal to 0 and that is belongs to R. Then it gives W1 union W2 is equal to 0, 0, 0, so on 0, union 0, 0, 0, so on 0. That means a 0 vector, right? Same ही है दोनों, same का union तो same ही number आएगा. And it belongs to W1 union W2. This implies that W1 union W2 is non-empty. So this condition satisfied. Now, सेकेंड कंडीशन है कि दो एलिमेंट्स W1 यूनियन W2 से बिलोंग करेंगे, देन उनका सम भी W1 यूनियन W2 से बिलोंग करना चाहिए. ओके, सो दो एलिमेंट्स मान लेते हैं. सपोज U, V, लेट U, V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2. अब हमने कहा कि जो U है वो W1 यूनियन W2 से बिलोंग करता है, राइट? सो U की कैसी फॉर्म होगी? U की फॉर्म होगी या तो x1, 0, 0, so on 0, यूनियन 0, x2, 0, 0, 0. इस टाइप की फॉर्म होगी, राइट? यूनियन का मतलब है कि या तो U W1 से बिलोंग करता है आइदर, और या फिर W2 से बिलोंग करता है, और ऐसा हो सकता है कि दोनों से भी बिलोंग करे, राइट? यूनियन का क्या मतलब है? हमारे पास दो सेट है 1, 2, यूनियन 2, 3, 1. ओके, इसका क्या मतलब है? दोनों के कंबाइन. सो होगा 1, 2, 3. ओके, जो रिपीटेड है वो एक बार आ जाता है बस. सो दैट्स हाउ यूनियन कम्स. सो इसका मतलब है इफ आई से दैट 2 बिलोंग्स टू दीज टू सेट, सपोज A एंड B, A यूनियन B, तो इसका मतलब ये है या तो 2A से बिलोंग कर रहा है या फिर 2B से बिलोंग कर रहा है या फिर दोनों से बिलोंग कर रहा है. ओके, सो ऐसे ही या तो U W1 से बिलोंग कर रहा है या U W2 से बिलोंग कर रहा है या दोनों से बिलोंग कर रहा है. एंड ऐसे ही हम V के लिए कह सकते हैं कि V या तो W1 से बिलोंग कर रहा है या फिर W2 से बिलोंग कर रहा है या दोनों से ही बिलोंग कर रहा है. ओके, अब हमें प्रूफ करना है कि जो इन दोनों का सम है, टू शो दैट U प्लस V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2. मतलब अगर ऐसी फॉर्म आती है तो ये कंडीशन भी होल्ड हो जाएगी, राइट? सो हमें क्या करना होगा, लेट U belongs to W1, U को हम W1 से मान लेते हैं, एंड V belongs to W2, राइट? अगर हम W1 यूनियन W2 लेते हैं तो U, V दोनों ही इसमें बिलोंग करेंगे, राइट? यूनियन में कंबाइन हो जाता है. जैसे कि सेट में सेट A में 1 बिलोंग कर रहा है और सेट B में 3 बिलोंग कर रहा है. सो कंबाइन में तो दोनों आ रहे हैं, राइट? सो हमने मान लिया कि U W1 से बिलोंग कर रहा है और V W2 से बिलोंग कर रहा है. सो अब इसका अगर U W1 से बिलोंग कर रहा है देन U इज इन द फॉर्म ऑफ x1, 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0, जिसमें x1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड V की क्या फॉर्म होगी? 0, x2, 0, 0 एंड सो ऑन टिल 0,
एंड जिसमें x2 क्या है, एक रियल नंबर है। अब हमें इसका सम लेना है u प्लस v। ओके, सो u प्लस v क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज x1 0 सो ऑन टिल 0 प्लस 0 x2 0 सो ऑन टिल 0। अब एडिशन में क्या होता है, कंपोनेंट वाइज होता है। सो जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म पर उसका एडिशन, दैट इज x1 प्लस 0 क्या होगा, x1 ही होगा। सेकेंड टर्म है 0 एंड इसमें क्या है, x2, देन 0 प्लस x2 क्या होगा, x2। थर्ड टर्म 0, थर्ड टर्म 0 0 एंड बाकी की सभी टर्म्स क्या है, 0। सो सम भी क्या हो जाएगा, 0। अब क्या ये सम u प्लस v W1 यूनियन W2 से बिलोंग करता है, नहीं, ये तो ना W1 से बिलोंग करेगा ना ही W2 से। दिस x1 x2 0 so on till 0 it doesn't belongs to W1 and W2। ओके, इन दोनों से ही बिलोंग नहीं करता, सेपरेटली भी बिलोंग नहीं करेगा, तो यूनियन में कैसे आएगा, राइट? क्योंकि W2 में कैसे एलिमेंट्स है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। ओके, यहाँ पे वी कैन ऑल्सो मेंशन कि x1 इज नॉन जीरो। ओके, एक फर्स्ट एलिमेंट है जो नॉन जीरो है और यहाँ पे x2 है जो कि नॉन जीरो है। आई मीन ये जीरो भी हो सकता है जब हम कंसीडर करते हैं, बट अगर हम इसे यहाँ पे जीरो ले लेंगे तो ये जीरो वेक्टर आ जाएगा, राइट? तो ट्रिवियल केस हो जाएगा। सो हमें x1 और x2 को नॉन जीरो मानना होगा कि कहा है कि x1 और x2 कोई भी वैल्यू हो सकती है जो रियल नंबर से बिलोंग करती है। सो अभी के लिए हमने जीरो हटा दिया है क्योंकि जीरो नहीं लेते हैं। सो अगर ये कोई नॉन जीरो नंबर है और हम सम करेंगे तो हमारे पास ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें स्टार्टिंग की दो टर्म्स नॉन जीरो फॉर्म में जा रही है, बट ये ना तो W1 में आ रहा है ना ही W2 में आ रहा है, तो ये तो यूनियन में भी नहीं आएगा क्योंकि W1 में पहला एलिमेंट नॉन जीरो है एंड W2 में सेकेंड टर्म। सो ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जिसमें दोनों ही नॉन जीरो, सो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। सो दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, डजंट होल्ड। दिस implies, हम यही से कह सकते हैं that W1 union W2 is not a subspace of vector space Rn over R। Okay, so it is done here। इसलिए यूनियन में हमारे पास कंडीशन है कि ये जब ही पॉसिबल है जब या तो W1 W2 में कंटेन्ड हो या फिर W2 W1 में कंटेन्ड हो। ओके, सो अब इसका प्रूफ करता है। सो हमें क्या गिवन है, हम पहले वो मेंशन करते हैं। हमें गिवन है दैट W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ओके, फिर सेम होगा ऑब्वियसली, एंड वी हैव टू शो दैट W1 यूनियन W2 इज अ subspace of vector space V over F if and only if। ओके, if and only if में हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। if and only if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। ओके, सो पहले हम क्या एज्यूम कर सकते हैं प्रूफ के लिए, हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें पहले मानना होगा कि एक केस हम मान लेते हैं एंड देन दूसरा हमें प्रूफ करना होता है। सपोज हमने मान लिया कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, देन हमें ये प्रूफ करना होगा कि या तो W1 W2 में कंटेन्ड है या फिर W2 W1 में कंटेन्ड है। ओके, और अगर हम अपोजिट प्रूफ करते हैं तो हमें पहले मानना आई मीन हम मान लेंगे कि W1 W2 में कंटेन्ड है या फिर W2 W1 में कंटेन्ड है, देन जो यूनियन है वो सबस्पेस होगा। सो अगर हम ये वाला केस फॉलो करते हैं, सो पहले हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं कि वी लेट W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। Okay, and we have to show that W1 union W2 is a subspace of vector space V over F। Okay, so ये वाला थोड़ा इजीली हो जाता है, पहले से कर लेता है। अब हमें गिवन है कि W1 या तो W2 में कंटेन्ड है और W2 या W1 में कंटेन्ड है। सो फर्स्ट वी कैन एज्यूम दैट W1 इज कंटेन्ड इन W2। ओके, और हमें पता है कि बोथ आर सबस्पेसेस। ओके, एंड वी आल्सो नो दैट W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V over F।
सो अब हमें देखना है कि इसका यूनियन सबस्पेस है या नहीं. सो W1 यूनियन W2. अभी सिंपली हम बता सकते हैं कि अगर W1 W2 के अंदर है, आई मीन इट इज कंटेन्ड इन W2, देन इसका यूनियन क्या आएगा, W2 आएगा. W2 बड़ा सेट है और W1 छोटा सेट है. फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास जैसे सेट थे 1, 2 एंड इट इज कंटेन्ड इन 1, 2, 3, राइट. सो 1, 2 is contained in 1, 2, 3. सपोज ये वाला W1 है और ये वाला W2 है. ओके. सो अब जब हम इसका यूनियन लेंगे W1 यूनियन W2, तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3. जो बड़ा वाला सेट है उसके एलिमेंट्स, राइट. क्योंकि जो छोटा वाला सेट है वो तो वही सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है जो ऑलरेडी सुपर सेट में थे, आई मीन W2 में थे. ओके. इसलिए इसका यूनियन क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा. एंड सिंस W2 क्या है, ऑलरेडी सबस्पेस है, so this implies W1 union W2 is a subspace of vector space V over F. क्योंकि W2 ही तो आ रहा है यूनियन और W2 ऑलरेडी सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का. ऐसे ही अगर हम कंसीडर करते हैं कि W2 is contained in W1, so W1 union W2 क्या आएगा. अब इसमें कौन सा सेट बड़ा है, W1 बड़ा है, so it is W1. This implies it is a subspace of vector space V over F. It is also done. So ये simply हो जाता है. अब next आता है let us assume कि W1 union W2 is a subspace. Okay, अब हमने ये मान लिया कि ये subspace है. पहले हमने क्या कहा कि W1 या तो W2 में कंटेंट होगा या फिर W2 W1 में कंटेंट होगा. सो अगर हमारे पास ऐसा केस है तो उसका यूनियन सबस्पेस होगा ही होगा. ओके. एंड अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर W1 और W2 का यूनियन एक सबस्पेस है तो या तो W1 W2 में कंटेन्ड होना चाहिए या फिर W2 W1 में कंटेन्ड होना चाहिए. ओके. सो हमें कंटेनमेंट वाला पार्ट प्रूफ करना है. सो हमने मान लिया कि दिस इज अ सबस्पेस एंड इसको प्रूफ करने के लिए वी कैन यूज कॉन्ट्राडिक्शन. नाउ कॉन्ट्रडिक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं. सो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, हमारे पास दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. हमें पता है कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और हमें शो करना है टू शो दैट आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1. हमें ये शो करना है. सो जब हम कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है हम उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं. सो जैसे कि हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट neither W1 contained in W2 nor W2 contained in W1. ओके. सो हमने मान लिया ना तो W1 W2 में कंटेन्ड है ना ही W2 W1 में कंटेन्ड है. हमने इसका अपोजिट एज्यूम कर लिया. ओके. सो जब हम कॉन्ट्ररी में एज्यूम करते हैं सो हमें इसको आगे ले जाके ये प्रूफ करना होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल ट्रू स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिस्टेक आ रही है, आई मीन इम्पॉसिबल कोई रिजल्ट निकल कर आ रहा है. ओके. जो हमें पता है कि इन जनरल ट्रू नहीं हो सकता. ओके. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कैसे रिजल्ट आएगा वो करके देखते हैं कि मतलब जब हम कॉन्ट्ररी में एज्यूम करते हैं तो हमारे पास एक इम्पॉसिबल रिजल्ट आता है. ओके. एंड उससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है. दैट मीन्स हमने जो एज्यूम करा था वो गलत एज्यूम करा था, इसलिए हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है. ओके. हमारी अजम्पशन ही गलत थी. सो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन का प्रूफ हम ड्राइव करते हैं. सो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि W1 W2 में कंटेन नहीं है और W2 W1 में कंटेन नहीं है. इसका क्या मतलब है. ओके. अब इसी से ही हम इसको आगे करते रहेंगे कि अगर W1 W2 में कंटेन नहीं है सो वी एज्यूम लेट X1 belongs to W1. This implies X1 doesn't belongs to W2. राइट. कोई एलिमेंट अगर W1 में है तो वो W2 में नहीं होगा. सिमिलरली X2 belongs to W2. This implies X2 doesn't belongs to W1. क्योंकि दोनों में से कोई किसी में कंटेंट नहीं है. अगर कोई एलिमेंट W2 में है तो वो W1 में नहीं होगा क्योंकि हमने यही एज्यूम करा. ओके. अब हमें पता है since we know that W1 union W2 is a subspace.
अब हमें ये पता है कि यूनियन सबस्पेस है, राइट? हमने ये ट्रू स्टेटमेंट एज्यूम कर रखी है। अब ये अगर सबस्पेस है तो इफ x, y belongs to W1 union W2, then x plus y must belongs to W1 union W2. That means W1 union W2 must be closed under vector addition, right? हमने पढ़ा था कि this is an important condition टू स्टेप टेस्ट में कि अगर कोई सबस्पेस है तो वो वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज होगा ही होगा। ओके, तीन कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। पहला नॉन एम्प्टी होगा, दूसरा क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड कंडीशन वाज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तीन कंडीशन प्रूव करनी होती है और ये इफ एंड ओनली इफ होता था, दैट मीन्स ये भी दोनों तरफ से एप्लीकेबल था। सो अगर हमें कोई सबस्पेस गिवन है, इसका मतलब है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो अब हमने मान लिया कि x1 W1 से बिलोंग कर रहा है, x2 W2 से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज x1, x2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। कर सकते हैं, राइट? अगर x1 W1 से है, x2 W2 से है, तो ये दोनों उसके यूनियन में आएंगे। ओके, सिंस हमें पता है कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है, दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। ओके, अब हमें क्या देखना है कि अगर ये यूनियन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज आइदर x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू W1 और x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू W2 और बोथ। ओके, सो अब इसको सेपरेटली करते हैं। फर्स्ट, इफ x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू W1। ओके, अगर ये W1 से बिलोंग करता है एंड हमें ऑलरेडी पता है दैट x1 ऑल्सो बिलोंग्स टू W1, राइट? हमने क्या देखा था, हमने क्या एज्यूम करा था कि x1 W1 से बिलोंग कर रहा है ना? अब W1 क्या है? W1 इज अ सबस्पेस। सो हमें पता है कि W1 इज अ सबस्पेस एंड इसमें हमें क्या गिवन है, क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि इट इज नॉन एम्प्टी, 0 बिलोंग्स टू द W1, और अगर x और y W1 से बिलोंग करता है सो उसका सम भी W1 से बिलोंग करेगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी, अल्फा अगर फील्ड से बिलोंग कर रहा है और x W1 से बिलोंग कर रहा है तो अल्फा x किस से बिलोंग करेगा? W1 से। That means it is closed under addition and closed under scalar multiplication, है ना? So अगर x1 W1 से बिलोंग करता है so क्या माइनस x1 भी W1 से बिलोंग करेगा? Yes करेगा। If alpha is -1, अल्फा एक स्केलर वैल्यू है, -1 भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। सो अगर, और ये एक फील्ड है, राइट? इट इज अ फील्ड, सो फील्ड में -1 होगा ही, क्योंकि जितने भी फील्ड्स हैं, सपोज R, Q एंड C, -1 उसमें कंटेंट होगा। सो अल्फा इज -1 एंड अल्फा x1 मस्ट बिलोंग्स टू W1। सो -1 मल्टीप्लाई x1 मस्ट बिलोंग्स टू W1। क्यों? बाय थर्ड प्रॉपर्टी, आई मीन थर्ड कंडीशन, कि अगर अल्फा फील्ड से है, आई मीन अल्फा एक स्केलर है, x वेक्टर है, सो उसका प्रोडक्ट भी W1 में आना चाहिए। सो x1 हमारे पास वेक्टर है, -1 स्केलर है, उसका प्रोडक्ट W1 में आना चाहिए। So we get minus x1 belongs to W1। अब हमारे पास क्या केस आया, हमारे पास गिवन है कि x1 plus x2 belongs to W1 and we have minus x1 belongs to W1, है ना? हमें गिवन है। अब since W1 is a subspace then it is closed under addition। अगर कोई दो एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, आई मीन पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर जो W1 में आ रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का सम भी W1 में आना चाहिए, राइट? सो x1 प्लस x2 प्लस माइनस x1 इट मस्ट बिलोंग्स टू W1। अब ये क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस x1 इट मस्ट बिलोंग्स टू W1। ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा x2 एंड इट बिलोंग्स टू W1। अब ये जो x2 W1 से आ रहा है, ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाई? क्योंकि
x2 हमने देखा था स्टार्टिंग में कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू w1। अब ये जो हमने प्रूफ किया ये हमसे कह रहा है कि इट बिलोंग्स टू w1। सो दिस इज एन इम्पॉसिबल रिजल्ट, राइट? दिस इज अ रॉन्ग रिजल्ट, ये नहीं हो सकता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन सिंस वी नो x2 does not belongs to w1। ओके, अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। सेकंड केस क्या आ रहा था कि x1 प्लस x2 हो सकता है कि w2 से बिलोंग करें। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अब हमें पता है कि x2 w2 से बिलोंग करता है, देन माइनस x2 भी w2 से बिलोंग करेगा। इसमें हम रीजनिंग दे सकते हैं कि w2 सब स्पेस है, वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसमें वी कैन से कि फील्ड -1 है, सो ये सारी वैल्यूज वो होल्ड करेगा, ये सारी कंडीशंस होल्ड करेगा। देन नेक्स्ट वी कैन से कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो पहला वेक्टर है x1 प्लस x2, it belongs to w2, and we have second vector minus x2, it belongs to w2। then इनका एडिशन भी w2 में आएगा, that is x1 plus x2 में plus minus x2, it also belongs to w2 जो कि आएगा x2, सॉरी x1, ये हट कैंसिल हो जाएगा, we have x1 and it belongs to w2। this is again a contradiction since we know that x1 doesn't belongs to w2। so we get the contradiction for both the cases। this implies our assumption is wrong, right? हमने ये assume करा कि w1 ना तो w2 में है और ना ही w2 w1 में contained है। so इससे हमारे पास ये फॉर्मेशन है, बट हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसी में contradiction आ गया। so this implies our assumption is wrong। Okay, our assumption is wrong. This implies W1 must be contained in W2 or W2 must be contained in W1। Okay, so this is done। So ऐसे हम इसे prove कर सकते हैं। Okay, so these are the three properties। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि इंटरसेक्शन, अगर हमारे पास सब स्पेसिस हैं किसी भी नंबर में और उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो वो एक सब स्पेस आएगा, बट यूनियन में ऐसा नहीं है। सो यूनियन में हमारे पास क्या केस है, अगर हम यूनियन ले रहे हैं देन यूनियन में सेपरेट हो जाएगा बाय अ कंडीशन। मतलब यूनियन में हमें चाहिए कि एक सब स्पेस किसी दूसरे सब स्पेस में कंटेन्ड हो। ओके, कंटेनमेंट वाला क्राइटेरिया आ गया। एंड हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो था कि अगर दो सब स्पेसेस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। ओके, सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। तो ओवरऑल इन दिस वीडियो हमने वेक्टर सबस्पेस पढ़ा कि सबस्पेस क्या होता है, एग्जांपल्स करे, हमने 2 टेस्ट करे, 2 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट, एंड देन उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज करी। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।